आज मैं आपको जान से ही मारकर यह रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ए, अरे रामू, पागल हो गया? क्या मैं तेरा पिता हूं? ये चाकू नीचे फेंक। नहीं, बस बहुत हो गया। आज दुनिया को पता चलेगा कि एक बेटे ने कैसे अपने पिता को मार डाला। फिर रामू ने गुस्से से अपने हाथ में लिए उस तेज नुकीले चाकू को अपने पिता के सीने में घोंप दिया, जिससे वह मर गया। कुछ समय पहले अमरपुर गांव के एक छोटे से घर में राधा अपने बेटे रामू और पति राघव के साथ रहती थी। जहां राघव की जुआ खेलने की आदत थी, तो वही राधा लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। जब एक दिन रामू के बापू, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं कहाँ से दूँ आपको पैसे? कहाँ से दूँ? अच्छा, तो तू मुझे इतनी आसानी से पैसे नहीं देगी? ठीक है, अभी निकालता हूं मैं तेरी ये हेकड़ी। नहीं, मत मारिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ। आप खुद जानते हैं, मैं जो लोगों के घरों में काम करके कमाती हूँ, वह सारे पैसे आप मुझसे छीन लेते हैं और उसे जुए में हार जाते हैं। साली, जुबान चलाती है, मुझसे रुक। आज मैं तुझे जान से ही मारकर तेरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं, रामू के बापू, मैं आपसे कोई जुबान नहीं चला रही। मैं बस आपको बता रही हूँ। आह, 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 मुझे मत मारिए मुझे। छोड़ दीजिए। बचाओ कोई। आज तुझे कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। तू मरेगी मेरे ही हाथों। और वैसे भी अच्छा है, तू मर गई तो मेरे सर से ये बीवी नाम का भी बोझ उतर जाएगा। राघव ये कहकर राधा को बेतहाशा मारने लगा था, जबकि राधा दर्द से चिल्ला रही थी। जब अचानक वहां रामू आया, जो रोज अपनी माँ को इस तरह मार खाते देखता था। लेकिन आखिरकार आज उसका सब्र जवाब दे ही गया। बस बहुत हो गया पिताजी। मेरी माँ को आपने बहुत मार लिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं अब ये किस्सा ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रामू गुस्से से यह कहकर वहां रखे तेज नुकीले चाकू को उठाकर अपने पिता की तरफ बढ़ता है। ए, ए रामू, रुक जा। ये क्या कर रहा है तू? होश में तो है? मैं तेरा पिता हूं। तू पिता नहीं, तो पिता और पति के नाम पर कलंक है। और अब तेरा इस दुनिया से चले जाना ही मेरी माँ के लिए बेहतर होगा। नहीं, नहीं बेटा, रुक जा। फेंक दी इस चाकू को नीचे। नहीं, 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 नहीं। अभी राघव कुछ और कहता कि रामू उसे बिना अगली बात की मोहलत दिए उसे राघव मौके पर ही मर गया था। माँ, पिताजी मर गए। मैंने उन्हें मार डाला माँ। मैंने मार डाला पिताजी को। नहीं मेरे बेटे, तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब तुझे यहाँ से जाना होगा। चला जा यहाँ से। भाग जा रामू, भाग जा रामू, भाग जा। अभी राधा रोती हुई अपने बेटे रामू को वहां से भाग जाने का कह रही थी, जब उनके घर में होते शोर को सुनकर वहां सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। अरे, घोर कलयुग है बाबा। देखो तो
कैसे इस 10 साल के बेटे ने अपने ही सगे बाप को मार डाला। अरे हाँ हाँ, बताओ, कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ लोग अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, तो यहाँ इसने अपने ही बाप का बुढ़ापा तो छोड़ो, उसकी जिंदगी ही छीन ली। और क्या, लेकिन जब यह अपने सगे बाप को मार सकता है तो किसी को भी मार सकता है भाइयों। इससे पहले यह यहाँ से भागे, चलो इसे महाराज के हवाले कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो, ऐसे अपराधी की हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो इसे। तो इसे मत ले जाओ, महाराज के पास इसे मत ले जाओ। राधा रोती रह गई थी, जबकि सारे गांव वाले रामू को पकड़कर महाराज के पास लेकर गए। क्या हुआ है? तुम सब इस बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आए हो? अरे महाराज, यह कोई मासूम बच्चा नहीं है, बल्कि कातिल है, कातिल, वह भी अपने ही सगे बाप का। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? पूरी बात बताओ कि आखिर बात क्या है? जी महाराज, सूरज सच कह रहा है। दरअसल बात यह है। फिर उन सभी ने मिलकर महाराज को सारी बात बताई, जिसे सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे। शक्ल से इसकी इतनी मासूमियत टपकती है और हरकतें राक्षसों से भी बढ़कर है। नहीं, मैं ऐसे अपराधी को अपने राज्य में खुला नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अभी इसके किए की सजा दूंगा, और इसकी सजा यह है कि यह आजीवन अब मेरी कैद में रहेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे और कैद में डाल दो। राजा के कहने पर सैनिकों ने रामू को कैद कर दिया था और उसे भूखा प्यासा रखकर दिन रात काम करवा। अरे ओ रामू, क्यों काम चोरी करके यहाँ बैठा है? चलकर काम कर, काम। नहीं, मुझसे ये काम नहीं किया जा रहा है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। चल जा, आया बड़ा पानी मांगने वाला, अभी बताता हूँ तुझे। साल गुजर गए, जब एक रात आखिर क्यों पिताजी ने रामू को यहाँ सालों से कैद में रखा है? आखिर क्यों रामू के साथ सैनिक इतना बुरा सुलूक करते हैं? आज कुछ भी हो, मैं रामू की मदद करके ही रहूंगी। राजकुमारी वंशिका यह सोचकर रात के अंधेरे में रामू के कारावास गई, जहाँ रात के इस समय रामू उन्हें यहाँ देखकर हैरान हुआ। अब यहाँ, वो भी रात के इस समय? मैं यहाँ आज ये जानने आई हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारे साथ यहाँ इतना बुरा हो रहा है। राजकुमारी वंशिका, अगर आपको सच पता चला तो आप भी लोगों की तरह मेरे साथ बेरहम बन जाएंगी। नहीं रामू, ऐसा नहीं है। बस मैं आज जानना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया है जिसकी सजा तुम यहाँ काट रहे हो। मैंने अपने पिता का कत्ल किया है राजकुमारी। क्या? कत्ल? वह भी अपने पिता का? मगर क्यों? फिर राजकुमारी वंशिका के कहने पर रामू ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ रामू, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगी? मगर कैसे? हाँ रामू, वैसे भी अभी रात के इस समय सब सो रहे होंगे, तो तुम ऐसा करो, अभी यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। नहीं राजकुमारी, अगर मैं ऐसे भाग गया तो मैं वाकई में अपराधी कहलाऊंगा। अगर नहीं भी भागे तो भी तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अभी मौका है। चले जाओ यहाँ से, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा।
राजकुमारी वंशिका यह कहकर जल्दी से रामू को उसके कैद खाने से निकालते हुए उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी, जबकि राजकुमारी की उस दरिया दिली पर रामू दिल से उनका एहसानमंद हुआ। राजकुमारी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपका यह एहसान जरूर उतारूंगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा राजकुमारी। रामू यह कहकर वहां से भाग चुका था, जबकि राजकुमारी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जबकि कुछ देर बाद रामू दूसरे राज्य पहुंचा तो वह वहां के रास्तों से अनजान था। मैं यहाँ भाग कर तो आ गया हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ, किसके पास जाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी से काम मांगता हूँ और यहीं पर अपना गुजारा करूंगा। हाँ, यहाँ मुझे कोई ना कोई तो अपने पास काम पर रख ही लेगा। फिर रामू काम की तलाश में बाजार की तरफ गया, जहां पहले से ही सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? चल जा यहाँ से, कोई नहीं है काम वाम। जिसको देखो बस काम चाहिए। अपनी उम्र देखी है और आ गया काम मांगने। हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। चल भाग यहाँ से। अभी वह दुकानदार रामू से यह कह ही रहा था, जब अचानक गांव का एक आदमी उनकी बात सुनते हुए आया और बोला, अरे क्या हुआ भैया, क्यों इस बच्चे पर चिल्ला रहे हो? अरे भाई, यह बच्चा मेरे पास काम मांगने आया है। अब मैं इससे भला क्या काम करवाऊं? अच्छा, तो यह बात है। खैर बच्चे, यहां तुम्हें कोई काम नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम हमारे राजा के पास चलो, वह काम जरूर देंगे। हरिया की बात सुनकर रामू परेशान हुआ और अपने मन में सोचने लगा। नहीं नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने मुझसे मेरे बाप के बारे में पूछा और उन्हें पता चल गया कि मैं अपने राज्य के राजा की कैद से भागा हूं, तो वह मुझे कठोर सजा देंगे। हाँ, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बच्चे, क्या सोच रहे हो? बताओ। अगर काम चाहिए तो मैं तुम्हें महाराज के पास लेकर चलूंगा। रामू को किसी गहरी सोच में गुम देख हरिया ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ मतवजा किया, तो तभी रामू एक पल के लिए चौंक कर बोला, नहीं नहीं काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद महाराज के पास चला जाता हूँ। चलो ठीक है। हरिया यह कहकर वहां से चला गया, जबकि रामू भी चुपचाप काम की तलाश में दूसरी जगह निकल पड़ा, मगर उसे किसी ने काम नहीं दिया। जब थक हार कर वो जंगल गया। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से न मेरे पास रहने को कोई जगह है, न कुछ पैसे हैं, और काम मुझे मिल नहीं रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे यार, टूटी हुई झोपड़ी किसकी है? फिर रामू उस टूटी झोपड़ी में गया जहां वह खाली थी, और यह देख उसे कुछ सुकून आया। यह झोपड़ी खाली है, कम से कम मैं यहाँ तो रह सकता हूँ। अब मैं काम क्या करूं जिससे कुछ पैसे कमा सकूं? हाँ, मैं इस जंगल से लकड़ियां काटकर बेचूंगा। फिर रामू अपनी सोच के मुताबिक अगली सुबह उठकर लकड़ियां काटकर बाजार बेचने गया। लकड़ी ले लो, ताजी सूखी सूखी लकड़ी ले लो। अभी रामू लोगों को आवाज लगाकर लकड़ियां बेच रहा था, जब एक ग्राहक आया। अरे बच्चे, कौन खरीदेगा ये सारी लकड़ियां? क्योंकि यह तो बेकार हैं। नहीं नहीं साहब, यह लकड़ी बहुत अच्छी है, आप लेकर तो देखिए। अच्छा, अगर कह रहे हो तो ठीक है, दे दो।
लेकिन मैं यह सारी लकड़ियां एक आने में लूंगा। एक आना? साहब ये तो बहुत कम है, इतने में तो कुछ नहीं मिलता, और आप मेरी पूरी लकड़ियां मांग रहे हैं। देखो बच्चे, देना है तो दो, वरना मैं चलता हूं। अच्छा ठीक है साहब, यह लीजिए, आप यह सारी लकड़ियां ले लीजिए। फिर रामू अपनी सारी लकड़ी उस ग्राहक को बेचकर उस पैसे से अपने लिए फल खरीदकर जंगल जाने लगा। जब रास्ते में उसे एक खूंखार भेड़िया मिला। जा यहाँ से, जा। नहीं नहीं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भेड़िए ने रामू का शिकार करने के लिए उस पर झपट्टा मारा, लेकिन रामू तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया, मगर उसका सारा फल वहीं गिर गया। जब रामू अपनी झोपड़ी में पहुंचा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तो मैं उस खतरनाक भेड़िए से बच गया, लेकिन मेरा फल तो वहीं गिर गया। अब मैं क्या खाऊं? लगता है मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा। फिर रामू ने भूखे ही झोपड़ी में अपनी सारी रात गुजारी, जबकि अब वो इसी तरह जंगल में उन जंगली खतरनाक जानवरों के बीच रहकर लकड़ी काट कर अपना जीवन बिताता है। और ऐसे ही 10 साल बीत गए और वह बड़ा हो गया। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, इतने दिन हो गए हैं, मेरी लकड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा। काश आज कोई लकड़ी खरीद ले। रामू यह सोचकर बाजार गया और लकड़ी बेचने लगा, जब वहां एक आदमी आया जो शक्ल से बड़ा अजीब मालूम हो रहा था। अरे, यह आदमी तो पहले कभी भी मुझे बाजार में नहीं दिखाई दिया, और यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? एक काम करता हूं, मैं इस पर नजर रखता हूं, कहीं यह कोई चोर तो नहीं है। फिर रामू उस पर नजर रखने लगा। जब उसने देखा कि वह आदमी एक व्यापारी के सारे पैसे चुराकर अपने पास रख रहा था। ओह अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, यह आदमी चोर है। अभी इसे बताता हूँ। अरे सुनो, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं, अरे चोर चोर, ये देखो भाइयों, ये चोरी कर रहा है। रामू के पकड़ने पर उल्टा उस चोर ने सारे बाजार में चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि अब सारे लोग रामू को चोर समझ रहे थे। अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह चोर चोर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, यह देखो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यह लकड़हारा इन साहब के पैसे चुरा रहा है। देखो कितने सारे पैसे हैं इसके पास। नहीं नहीं काका, मैंने चोरी नहीं की, उल्टा यह आदमी पैसे चोरी कर रहा था, और जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझ पर इल्जाम डाल दिया। बस बहुत हो गया, यह पैसे तुम्हारे हाथ में हैं, और वैसे भी हर चोर चोरी करके यही कहता है कि मैंने नहीं की चोरी। लेकिन अब हम सब मिलकर तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर जाएंगे। फिर वो सब लोग रामू को पकड़कर सरपंच जी के पास लेकर गए। अरे बंसी, क्या हुआ? और यह तो हमारे गांव का रामू लकड़हारा है ना? जी सरपंच जी, लेकिन इसे लकड़हारा नहीं बल्कि चोर कहना ठीक रहेगा। फिर बंसी ने सरपंच जी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह हमारे गांव में रहकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है? नहीं सरपंच जी, ये झूठ है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं, तुम जैसे चोर की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें बीच चौराहे पर ले जाकर 100 कोड़ों से मारा जाए। नहीं 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 सरपंच जी, मैं बेकसूर हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया है। गांव वालों, ले जाओ इसे चौराहे पर। फिर सरपंच जी के कहने पर सारे गांव वाले रामू को बीच चौराहे पर ले जाके उसे 100 कोड़े मारने लगे, जबकि वह बेबसी से सब सहता गया। नहीं सरपंच जी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मारो इसे और मारो, ताकि ये दोबारा चोरी न कर सके। फिर उन सभी के कहने पर रामू को 100 कोड़े पड़ने लगे, जबकि वो बेबसी से दर्द को सहने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो दिखने में बिल्कुल उसके पिता के जैसा था, लेकिन वह बेबस था। जब कुछ देर बाद सारे लोग वहां से चले गए, तो वह अपने दर्द भरे वजूद को लेकर झोपड़ी में आया। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था, या वह आदमी सच में मेरे पिताजी थे? नहीं नहीं, सालों पहले मैंने खुद उन्हें मारा था, तो वह कैसे जिंदा हो सकते हैं? रामू दर्द में सोचते सोचते सो चुका था। जब अगली सुबह वह दोबारा लकड़ी बेचने बाजार गया, तो उसे दोबारा राघव किसी के साथ हंसते हुए दिखाई दिया। इसका मतलब पिताजी सच में जिंदा है। अगर ऐसा है तो मुझे माँ के पास जाना होगा। हाँ, पहले मैं इनके पास जाता हूँ। रामू चुपचाप धीरे से राघव के पास गया, लेकिन उसकी बात सुनकर वह हैरान हो गया। अरे राघव भैया, तुमने क्या खेल खेला था सालों पहले। और नहीं तो क्या, मैं तो बस उस माँ बेटे से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। यकीन करो, उस दिन अगर मेरा बेटा खुद मुझ पर वार ना करता, तो शायद मैं कभी भी उनके बोझ से आजाद ना हो पाता। खैर, अब तो मैं बहुत सुकून में हूँ। राघव यह कहकर हंसते हुए वहां से चला गया, जबकि रामू उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। इसका मतलब उस दिन सब कुछ जानबूझकर पिताजी ने किया था। लेकिन अगर उन्होंने हमें अपने घर से निकालने के लिए यह सब किया, तो माँ का क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मुझे उनके पीछे जाके माँ के बारे में सब पता लगाना होगा। फिर रामू चुपचाप छुपते हुए राघव का पीछा करते हुए अपने राज्य गया, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। हे भगवान, मुझे लगा था मेरे भाग जाने के बाद माँ यहीं इसी घर में रहती होगी, मगर यहाँ तो वह कहीं नहीं है, और यह पिताजी भी जिंदा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी माँ को? अभी रामू परेशानी से यह सोच रहा था, जब अचानक भोला की नजर उस पर पड़ी। अरे सुनो सुनो, यह वही रामू है जो 10 साल पहले महाराज की कैद से भाग गया था। देखो, यह फिर हमारे राज्य में लौट आया है। पकड़ो इसे। अरे हाँ, ये तो रामू है। ले चलो इसे, महाराज के पास ले चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। रामू सबको यह कहता रह गया था, जबकि सारे गांव वाले उसकी कोई बात सुने बगैर एक बार फिर उसे महाराज के पास लेकर गए। कहो गांव वालों, अब क्या हो गया? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम यहाँ आपकी कैद से भागे अपराधी को वापस लेकर आए हैं। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? फिर महाराज के पूछने पर सरजू ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर महाराज और गुस्से में आ गए। रामू, तुमने मेरी कैद से भागकर अच्छा नहीं किया था, और अब तुम्हें इसकी दुगनी सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे कारावास में ले जाओ और ले जाकर इसकी खूब पिटाई करो, और फिर महल का सारा काम इसी से करवाओ। महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सारी बात बताना चाहता हूं। सैनिक, लेके जाओ इसे यहां से।
और अगर यह इस बार भागा तो अच्छा नहीं होगा। राजा की इस तरह कहने पर सैनिक रामू को कारावास में ले जाकर उसकी पिटाई करने लगे और फिर उसे महल का सारा काम करवाते। जब एक दिन वह महल के पीछे लकड़ियां काट रहा था, तब अचानक उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। पिताजी, अब बस बहुत हो गया। मैंने बहुत इंतजार कर लिया इस गद्दी के लिए, लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी भी कीमत पर राजकुमारी वंशिका से विवाह करके राजा भीम की गद्दी को छीन लूंगा। पुत्र, यह इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूं। वह तुमसे अपनी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं करेगा और न ही तुम्हें यह राज गद्दी देगा वो। तो ठीक है पिताजी, अगर मुझे राजकुमारी वंशिका और इस राज गद्दी को हासिल करने के लिए अपने सगे ताया को मौत के घाट उतारना पड़े तो मैं यह भी करूंगा। मगर कैसे पुत्र, हम कैसे महाराज को मार सकते हैं? पिताजी, आज रात को मैं अपने एक सैनिक को महाराज को मारने के लिए भेजूंगा और फिर मेरा काम खत्म। बहुत आसान। वह दोनों कुछ और बातें करने के बाद हंसते हुए वहां से जा चुके थे, जबकि रामू उनकी बात सुनकर परेशान हो रहा था। इसका मतलब महाराज के सगे भाई और भतीजे ही उनकी जान के दुश्मन है। नहीं, मुझे महाराज को बचाना होगा। फिर रामू भी कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। जब रात के समय एक सैनिक महाराज को मारने के लिए उनके कक्ष में गया और जैसे ही उसने महाराज को मारने के लिए खंजर निकाला, वैसे ही रामू वहां आ गया। रुक जाओ, मुझे पता है तुम महाराज को मारने आए हो। महाराज उठिए, यह देखिए, यह आपको मारने आया है। क्या सैनिक, यह सब क्या है? और रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज, यह सैनिक आपको यहाँ जान से मारने आया था। यह देखिए, इसके हाथ में खंजर। फिर रामू ने यह कहते हुए महाराज को उनके भाई और भतीजे की सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इसका मतलब मेरे सगे भाई और भतीजे ने सिर्फ राजगद्दी के लिए मुझे मारना चाहा, लेकिन वह भूल गया कि मैं कौन हूँ। खैर रामू, मैंने तुम्हें कैद किया, इतनी बड़ी सजा दी, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? महाराज, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि आपने वही किया जो आपने देखा और सुना। लेकिन सच्चाई कुछ और है महाराज। फिर रामू ने यह कहकर अपने पिता की सारी सच्चाई सुनाई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। मुझे माफ कर दो रामू, शायद मैंने अनजाने में तुम्हें उस जुर्म की सजा दे दी। तुमने किया ही नहीं, लेकिन अब तुम आजाद हो। राजा यह कहकर वहां से जा चुके थे, जबकि यह बात पूरे महल में फैल चुकी थी कि महाराज के भाई भतीजे ने उन्हें जान से मारने की साजिश की है। और यह सुनते ही वह दोनों गुस्से से पागल हो उठे। फिर वह दोनों महल से भाग निकले। पिताजी, उस रामू ने हमारा सारा खेल बेकार कर रखा। उसने अच्छा नहीं किया। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। पुत्र, वह सब हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें यहां से निकलना होगा, वरना महाराज हमें कहीं पकड़ ना ले। इसलिए जल्दी चलो। जबकि महाराज को उनके भागने की खबर हुई, तो वह और उनकी पुत्री एक साथ मिलकर उन्हें तलाश करने लगी, जबकि दूसरी तरफ रामू अपनी माँ को हर जगह तलाश कर रहा था। जब एक पहाड़ी के पास उसे राजकुमार वीर और उसके पिता मिले। अच्छा हुआ जो तू यहाँ खुद ही आ गया। और पिताजी, सोने पे सुहागा तो देखिए,
कि जिस माँ को यह तलाश कर रहा था तो वह भी यहीं मौजूद है। क्या माँ मौजूद है? रामू, रामू तो भाग जा यहाँ से, भाग जा। यह लोग मुझे यहाँ तेरे लिए लेकर आए हैं। भाग जा बेटा, भाग जा, भाग जा बेटा। नहीं माँ, माँ मैं आ गया हूं ना, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रामू यह कह रहा था जब अचानक महाराज के साथ राजकुमारी वंशिका वहां आई। ओह, तो महाराज और राजकुमारी वंशिका भी यहाँ आ पहुंची। हाँ बिल्कुल। और अब तुम्हें मेरे पिताजी को जान से मारने और रामू को सताने की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुम्हें सजा। क्या राजकुमारी वंशिका, तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। राजकुमार वीर ने यह कहकर राजकुमारी वंशिका पर जैसे ही वैसे ही रामू खुद राजकुमारी वंशिका के सामने आकर उनके हिस्से की जमीन पर गिर पड़ा। बेटा रामू, यह क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? सैनिकों, पकड़ो इन्हें, यह भागने नहीं चाहिए और जल्दी से यहाँ वैद्य जी को लेकर आओ। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने राजकुमार वीर और दिवाकर को पकड़ लिया, जबकि रामू जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। महाराज, रहने दीजिए, अब इस लकड़हारे के जीवन का संघर्ष यही खत्म हुआ। और राजकुमारी वंशिका, याद है आपको बचपन में आपने मुझे यहाँ से भगाकर मेरी मदद की थी। आज मैं आपके उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ। रामू यह कहते ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुका था, जबकि पीछे राजकुमारी वंशिका और उसकी बूढ़ी माँ रोती रह गई थी। रामू, रामू, यह तुमने क्या किया? रामू, उठो, उठो रामू, रामू, उठो, उठो रामू।